आज हमारे पास एक से बढ़कर एक बेहतरीन रॉकेट्स मौजूद है। इवन नासा रिसेंटली ऐसे रॉकेट के ऊपर काम कर रहा है जो आज के टाइम में अर्थ से प्लूटो तक का डिस्टेंस कवर करने में लगभग 10 साल का समय लगता है, वही डिस्टेंस 4 साल में कवर किया जा सकता है। बट आखिर वर्ल्ड का पहला रॉकेट कैसा था? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रॉकेट्स के हिस्ट्री के बारे में और इसी के साथ हम नासा के नए रॉकेट के बारे में भी जानेंगे। और आप में से जो लोग रॉकेट साइंस को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मानते हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये शक दूर होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इन सब का शुरुआत हुआ था पटाखों से। जी हाँ, पटाखे। अराउंड 10th सेंचुरी को चाइना में इन्हीं रॉकेट्स का इस्तेमाल होता था और फिर 13th सेंचुरी से धीरे धीरे यूरोप और दूसरे कंट्रीज में यही टेक्निक स्प्रेड होना शुरू हो गया और लोगों ने इस टेक्निक को अटैकिंग या फिर डिफेंस में यूज करना शुरू कर दिया। अब 17th सेंचुरी तक ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट पहुंच चुका था और लोग धीरे धीरे एक्चुअल रॉकेट के कॉन्सेप्ट को समझने लगे। एंड अराउंड उसी टाइम को न्यूटन ने भी अपना लॉ ऑफ मोशन भी दिया था, जिससे रॉकेट साइंस और भी आसान हो गया था। जिस रॉकेट साइंस को आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मानते हो वो और कुछ नहीं बल्कि न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रॉकेट्स में फ्यूल कंबस्टन से जो थ्रस्ट जनरेट होता है यही तो एक्शन है और इसी के रिएक्शन की वजह से रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। वैसे ये तो था रॉकेट का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड इसके बाद कई सारे कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग है जो इसे एक परफेक्ट रॉकेट बनाता है। एंड इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद 1903 को कॉन्स्टेंटिन टिजोव्स्की उन्होंने एक इक्वेशन पब्लिश किया जो आज के टाइम में हम रॉकेट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इस इक्वेशन में बेसिकली रॉकेट का मास और उसके वेलोसिटी का रिलेशन था एंड इसी इक्वेशन की वजह से आज का रॉकेट साइंस इतना आगे बढ़ पाया। 16 मार्च 1926 को फर्स्ट लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट को लॉन्च किया गया और इससे पहले सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट्स ही इस्तेमाल होते थे जिनका एफिशिएंसी बहुत ही कम होता था। बट लिक्विड फ्यूल के इसी कॉन्सेप्ट को अंजाम दिया रॉबर्ट एच गोदर्ड ने, जिन्होंने फ्यूल के जगह लिक्विड ऑक्सीजन और गैसोलीन का इस्तेमाल किया था और उनका बनाया हुआ ये रॉकेट 12.5 मीटर्स तक ऊपर उड़ा था। और इसके बाद वो और भी एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करते रहे इस कॉन्सेप्ट पर और सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि कई और लोगों ने इस फील्ड पर अपना योगदान दिया। अब हमें रॉकेट का बेसिक फंडामेंटल तो पता चल चुका था, लेकिन इन सब चीजों से रॉकेट को स्पेस में ले जाया नहीं जा सकता था। तो इस चीज को करने के लिए कई पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कई सारे स्टडीज किए गए, जैसे कि एरोडायनामिक्स या फिर स्टडी ऑफ फोर्सेस। और आखिर कड़ी इंजीनियरिंग के बाद जून 1944 को जर्मन V2 रॉकेट को पहली बार स्पेस में भेजा गया और इस सक्सेस के बाद स्पेस मिशन में एक के बाद एक रिकॉर्ड जुड़ता गया। ऑन 4 अक्टूबर 1957 फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 वाज लॉन्च्ड एंड उसी साल स्पुतनिक 2 को भी लॉन्च किया गया था। एंड इस रेस में डोंट फॉरगेट अबाउट आवर इसरो। इंडिया का पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था, जिसे साइकिल पर ले जाकर असेंबल किया गया। खैर, इतने सारे चुनौतियों के बाद रॉकेट्स में कई सारे इवोल्यूशंस होते गए और नासा, इसरो, रोसमोस्कोस जैसे कई सारे स्पेस एजेंसीज ने कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किया और आज के टाइम में तो स्पेसएक्स, अग्निकुल, बेलेट्रिक्स जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद है जो रॉकेट्स को और भी ज्यादा डेवलप करने में लगे हुए हैं। और आपको पता ही होगा स्पेसएक्स ने पहला रियूजेबल रॉकेट बनाया था एंड इंडिया में आज यही काम अग्निकुल भी कर रहा है। बट सदियों से इन्हीं रॉकेट्स में केमिकल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है जिनका खुद का कई सारे लिमिटेशंस है। केमिकल फ्यूल तो हैवी होते ही है और इसके अलावा भी इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, जो रॉकेट्स को और भी ज्यादा कॉस्टली बना देते हैं। अगर बात करें तो अभी का सबसे फास्टेस्ट रॉकेट फैल्कन हेवी की, तो इसे मार्स तक पहुंचने में लगभग 7 महीने का समय लगता है और अभी हम जो मार्स में कॉलोनीज बसाने का सपना देखते हैं वो ऐसे रॉकेट से तो पूरा नहीं होने वाला। एंड नासा ऑलरेडी इसी के सॉल्यूशन में लगा हुआ है। नासा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ मिलकर 2 तरह के रॉकेट इंजन पर काम कर रहा है और नासा के पास ऑलरेडी इन दोनों इंजन का डिजाइन मौजूद है, न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन और दूसरा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक रॉकेट इंजन। इस इंजन में हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल होगा जिसका वर्किंग बहुत ही सिंपल है। इसमें पहले तो न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट प्रोड्यूस किया जाएगा और इसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल को
पास किया जाएगा। अब अचानक से हाइड्रोजन लिक्विड हीट होकर गैसियस फॉर्म में रॉकेट इंजन से निकलेंगे, जिससे आज के केमिकल रॉकेट्स के मुकाबले दुगना वेलोसिटी मिलेगा। अब न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक रॉकेट में भी इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा, बट द डिफरेंस इज इस केस में स्पेशल तरह का आयोनाइज्ड पार्टिकल रिलीज होगा, जिससे न्यूक्लियर थर्मल इंजन से 5 गुना ज्यादा वेलोसिटी अचीव किया जा सकता है। बट यह कॉन्सेप्ट जितना सिंपल लगता है उतना ही ज्यादा डेंजरस है। एंड ऑल्सो नासा का यह मानना है कि 2025 तक वो मार्स पर कॉलोनीज भेजना शुरू कर देंगे और वो इस मिशन को इन्हीं रॉकेट्स के मदद से अंजाम देंगे, और ऐसे इंजन से हम मार्स तक सिर्फ 100 दिनों में ही पहुंच सकते हैं। वैसे नासा का इस मार्स मिशन का पहला पड़ाव ऑलरेडी पार हो चुका है, और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं दूसरा वीडियो जल्द से जल्द लाऊं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।